दोस्तों, स्वागत है आपका जादूगर चैनल पे। मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। साइंस का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि प्रेम सर साइंस का भी टीचर लाए और साइंस स्टार्ट करे जादूगर चैनल पे। जैसा कि आपने देखा, मैथ, रीजनिंग और ये एडवांस मैथ भी अब स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सब चीज़ स्टार्ट हो चुका है। साइंस का कमी था, साइंस हम लेकर के आए हैं। साइंस के बारे में आपको पता होगा कि साइंस जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हैं, अगर उसमें लगभग बहुत सारे एग्ज़ामों में, विभिन्न एग्ज़ामों में साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एसएससी हो गए, रेलवे हो गए, दिल्ली पुलिस या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम में साइंस पूछे जाते हैं। आईटीआई का मेनली रूप से यह बैच चलेगा। साइंस में हम तीनों साइंस को कवर करेंगे इसमें। जैसा कि आप लोग जानते होइएगा, तीनों साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में हम लोग जितने सारे टॉपिक आते हैं सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे, फिर केमिस्ट्री के सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, फिर बायोलॉजी सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। यानी कि यह साइंस जो है, साइंस का होल चैप्टर, साइंस में जितने सारे चैप्टर आते हैं सारे चैप्टर को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। और साइंस को रट करके नहीं पढ़ना है, साइंस को रट के कभी नहीं पढ़ेंगे। साइंस के एक एक पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट से हम लोग शुरू करेंगे और एक हाई लेवल तक जाएंगे। सारे पॉइंट को क्लियर करते हुए चैप्टर को, जब चैप्टर इंड होगा यानी कि ख़त्म होगा वो चैप्टर, तो उस चैप्टर से जितना अधिक से अधिक हो सके उतना हम न्यूमेरिकल भी बनवाएंगे आप लोग से। न्यूमेरिकल आप लोग से बनवाएंगे जितना ज़्यादा हो सके। न्यूमेरिकल में भी कोई कमी नहीं रहेगा। आइए हम देखते हैं कि यह फिजिक्स जो है, फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में जैसे कुछ चैप्टर हम डिस्कस कर देते हैं, उस चैप्टर को हम फिजिक्स में कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग ये चैप्टर पढ़े भी होइएगा, 9th 10th या इंटर, कहीं ना कहीं आपको ये सब चैप्टर सब पढ़ने को मिला होगा। जैसा कि ऑप्टिक्स में हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रकाश के बारे में। उसके बाद मोशन, उसमें गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस, मात्रक तथा विमाएँ। चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि वृत्तीय गति तथा प्रक्षेप्य गति के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग वर्क, एनर्जी, पावर के बारे में पढ़ेंगे, कार्य, ऊर्जा, शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, घर्षण क्या होते हैं, घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद मैटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युतिकी के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत से संबंधित जो भी जानकारी हमको मिलेगी वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, सैटेलाइट उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हीट एंड साउंड, यानी कि ध्वनि तथा ऊष्मा के बारे में फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिजिक्स के चैप्टर में इतना हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मैटर, यानी कि पदार्थ, द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर में हम लोग सॉल्यूशन, विलयन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में एसिड, बेस, सॉल्ट, अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, धातु, उपधातु, अधातु के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 में पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर आएगा अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक,
उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। उसके बाद फ्यूल यानी कि ईंधन चैप्टर को पढ़ेंगे। और यहाँ पे ईंधन चैप्टर के साथ साथ हम लोगों का केमिस्ट्री भी समाप्त हो जाएगा। थर्ड में हम लोग बायोलॉजी की तरफ मूव करेंगे। बायोलॉजी में भी बहुत सारे चैप्टर हम लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रुधिर तथा परिसंरचना तंत्र के बारे में इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर सेकेंड में हम लोग ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम यानी कि मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कंकाली तंत्र। चैप्टर नंबर 4 में जब जाएंगे तो रेस्पिरेशन तथा एक्सक्रीशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, श्वसन तथा मूत्रोत्सर्जन। इसको हिंदी में श्वसन तथा मूत्रोत्सर्जन बोला जाता है। उसके बाद जब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 5 की ओर, 5 में हम लोग न्यूट्रिशन यानी कि पोषण तथा डाइजेशन यानी कि पोषण तथा पाचन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में हम लोग सेल यानी कि कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे 7 में डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। डिजीज यानी कि रोग, जो भी बीमारियां होती है उस बीमारियां के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ग्रंथि के बाद जो है हम लोग बोटनी साइंस की तरफ आएंगे यानी कि बोटनी वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मेरा बायोलॉजी भी ख़त्म होगा। ये सब पढ़ने के बाद एक चैप्टर रहेगा मिसलेनियस में जो भी छूटा हुआ चीज़ रहेगा उसको हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, हम पहले जो है फिजिक्स का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि फिजिक्स का इंट्रोडक्शन का मतलब हुआ कि फिजिक्स के पिता कौन हैं, फिजिक्स का अध्ययन क्यों करते हैं, फिजिक्स कहते किसे हैं। यानी कि हम शुरू में ही आपको बताए हैं कि साइंस को हम लोग रटेंगे नहीं, एक एक पॉइंट को समझ करके पढ़ेंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन में जानेंगे हम लोग क्या, इसका डिफिनीशन अगर बोलना होगा तो हम लोग बोल सकते हैं स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो बोल सकते हैं द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच के संबंधों के अध्ययन को ऐसे कह सकते हैं, द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच के संबंधों का क्या है, संबंधों का यह एक अध्ययन है। द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन जो करेंगे वही हमारा क्या होगा, फिजिक्स होगा। अब हम बोले हैं कि स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो द्रव्य है तथा जो ऊर्जा है उसके बीच का जो संबंध होगा, उस दोनों के बीच जो संबंध के बारे में हम अध्ययन करेंगे उसको तो हम फिजिक्स बोलेंगे। लेकिन यह मैटर यानी कि पदार्थ, इसको पदार्थ या हिंदी में द्रव्य भी बोलते हैं, तो यह इस पदार्थ और एनर्जी आखिर में यह होता क्या है, पदार्थ और एनर्जी हम लोग क्या होता है, आइए पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैटर और एनर्जी के बारे में।
अब जो है मैटर क्या है और एनर्जी क्या है। मैटर और एनर्जी के बारे में समझिए कि हमारे नेचर यानी कि हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में जो भी कुछ आप देख रहे हैं ना, वह या तो द्रव्य है, या तो वह द्रव्य है यानी कि मैटर को हिंदी में द्रव्य बोला जाता है, या तो वह द्रव्य है या एनर्जी हिंदी में इसको ऊर्जा बोला जाता है। या तो वह द्रव्य है यानी कि मैटर है, या तो वह एनर्जी है। इसी दोनों में से कोई चीज़ है। अगर दुनिया में जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, इस प्रकृति में, इस नेचर में जो भी कुछ है, या तो वह मैटर है या तो एनर्जी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह मैटर क्या है, यह मैटर क्या है, यह अलग दोनों का अगर डिफिनीशन होगा तो मैटर क्या होगा, एनर्जी क्या होगा। तो मैटर के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा प्रत्येक चीज़, जैसे कोई भी चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए हम ये टी शर्ट पहने हुए हैं, या मार्कर है, या कोई भी चीज़, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, कोई भी चीज़ है दुनिया में, ये सारा क्या है, एक प्रकार का यह पदार्थ है यानी कि द्रव्य है। इसको हिंदी में हम लोग पदार्थ भी बोलते हैं। अब जो है पदार्थ का क्या क्या गुण होता है, पदार्थ का गुण हम कैसे समझेंगे कि यह पदार्थ है, पदार्थ का गुण क्या होता है। तो पदार्थ ऐसा प्रत्येक चीज पदार्थ होगा, ऐसा प्रत्येक चीज पदार्थ होगा जो स्थान घेरेगा, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, जिसमें वह जड़त्व का गुण रखता होगा, वह सारा चीज क्या है, पदार्थ होगा यानी कि मैटर होगा, द्रव्य होगा। इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट हम कहेंगे कि मैटर द्रव्य है क्या। इसके बारे में हम पहला पॉइंट कहेंगे कि यह जो है, यह इसके बारे में बोल सकते हैं जो स्थान घेरे, ऐसा प्रत्येक चीज जो स्थान घेरे जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास, द्रव्यमान हो। तीसरा हम बोल सकते हैं कोई भी काम करने में हमको अवरोध उत्पन्न करे, यानी कि वह जो है क्या उत्पन्न करे, अवरोध उत्पन्न करे। यह सारा चीज क्या है, मैटर होगा यानी कि द्रव्य होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर में यह एनर्जी क्या है। दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैटर के बारे में तो हम समझे कि ऐसा प्रत्येक चीज जो स्थान घेरे, जो भी चीज़ है स्थान घेरे, उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, जो हमको फीलिंग हो, या जो हमको कोई भी काम करने में अवरोध उत्पन्न करे, वो सारा चीज़ क्या है, एक प्रकार का पदार्थ ही तो है, मैटर ही तो है। लेकिन यह ऊर्जा क्या होता है, यह एनर्जी क्या होता है, यह ऊर्जा क्या होता है, इसके बारे में आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। अब आपके घर में, मान लीजिए आपके घर में लाइन लगा हुआ होगा, बल्ब लगा हुआ होगा, कहीं हर जगह अभी लाइन का व्यवस्था है, बल्ब लगा हुआ होगा। क्या वह लाइन जो आपके घर से पास होता है, क्या वह लाइन आपके घर में कोई जगह घेरती है, क्या वह स्थान घेरती है, क्या वह जगह घेरती है? तो आपके दिमाग में आया नहीं, वो तो कोई स्थान नहीं घेरती है। तो एनर्जी वह होगा, एनर्जी के बारे में पहला पॉइंट हम कह सकते हैं कि इसका यह गुण होता है कि यह स्थान नहीं घेरता है, यह स्थान जो है नहीं घेरता है। अब जो है एनर्जी, जो लाइन है या कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी ऐसा चीज़ ले लेंगे जो ऊर्जा है, ऊर्जा में एक चीज़ और होता है कि इसमें द्रव्यमान यानी कि मास नहीं होता है। ऊर्जा में द्रव्यमान यानी कि मास नहीं होता है। हमने इस पॉइंट को पढ़ा कि द्रव्यमान वह होगा, मैटर वह होगा जो स्थान घेरेगा, जिसमें द्रव्यमान होगा। लेकिन एनर्जी के बारे में हमने समझा कि यह स्थान नहीं घेरता है, नहीं, इसमें क्या होता है, मास भी, यानी कि मास को हिंदी में हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं, मास को हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं, द्रव्यमान नहीं होता है। इतना चीज़ हम मैटर और एनर्जी के बारे में समझे। और यहीं से मैटर यानी कि ये द्रव्य है, मास से ही
एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है मास पर कि कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। कई सारे एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया। द्रव्यमान संरक्षण का द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत है वह किसने दिया? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो है 1789 ईस्वी में एक वैज्ञानिक जिनका नाम था लेवोइजियर नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया। 1789 ईस्वी में एक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो 1789 ईस्वी में लेवोइजियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस पॉइंट को। ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया हुआ है एग्जाम में। अब जो है आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, जो मैटर है यानी कि जो द्रव्य है और एनर्जी है, जो द्रव्य मैटर है और जो एनर्जी है, क्या मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एनर्जी को हम मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है या नहीं? इसको गौर से समझिएगा। मैटर को हम एनर्जी में, एनर्जी को हम मैटर में, मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में हम बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। यह किसने बताया? एक वैज्ञानिक का नाम था जो बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट है। इनका नाम आप लोग सुने होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। एक वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने बताया कि मैटर को एनर्जी में, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। और उन्होंने इसको आप लोग उम्मीद है नोट कर लिए होइएगा। वे बताया कि मैटर को एनर्जी में, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है एक कंडीशन है और इस कंडीशन को आइए समझते हैं। इसको समझने के लिए आप एक थ्योरी जो इनका दिया गया था उसको समझना पड़ेगा, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम था सापेक्षता का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए, सापेक्षता का जो सिद्धांत होता है ना, इसमें उन्होंने एक फार्मूला दिए और ये फार्मूला इस प्रकार था, E बराबर mc स्क्वायर। इस फार्मूला में उन्होंने बताए कि इसमें C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। वेलोसिटी ऑफ लाइट ऐसे एयर के लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वे बताए कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यह जो है अगर किसी वस्तु का मास सपोज डेट 20 kg है, यदि किसी वस्तु का मास 20 kg है, तो उसका वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि उसका जो मास है, उस वस्तु का जो मास है, उसका मास जो है इस देखिएगा, आइंस्टाइन साहब बोले थे कि अगर किसी भी वस्तु के मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन
कन्वर्ट तब किया जा सकता है जब कोई एम मास का, यानी कि सपोज डेट 20 kg या सपोज डेट मान लीजिए एम के जी का कोई वस्तु है जिसका वेग अगर उस वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, यानी कि प्रकाश के वेग के बराबर, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर यदि इस वस्तु का मास हो जाए, तभी हम जो है मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी आप लोग बना सकते हैं। अगर किसी वस्तु का मास 20 kg है तो उसको अगर एनर्जी निकालना होगा तो वस्तु उसका वेलोसिटी ऑफ मास यानी कि उस मास का जो वेग होगा, वेलोसिटी ऑफ मास, वो भी हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तभी इस मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग ई का मान निकाल सकते हैं। तो आइंस्टाइन साहब बोले थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब बोले थे कि मास को हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर अगर उस वस्तु का वेलोसिटी हो जाए, उस वस्तु का जो वस्तु है उस वस्तु का वेलोसिटी उस लाइट के वेलोसिटी के बराबर यदि हो जाता है तो उसको जो है उस एम मास का वाले द्रव्यमान को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, यानी कि फिजिक्स के पिता, फादर ऑफ फिजिक्स। तो फादर ऑफ फिजिक्स जो है न्यूटन साहब को कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन साहब को कहा जाता है। इनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन होता है। अब मॉडर्न फिजिक्स के पिता किसे कहा जाता है? मॉडर्न फिजिक्स, इसको ऐसे लिखेंगे फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इसको बोल सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को। अल्बर्ट आइंस्टीन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स यानी कि मॉडर्न फिजिक्स के पिता और फिजिक्स का फादर न्यूटन साहब को कहा जाता है। चलिए ये जो था आपका वह फिजिक्स का जो था इंट्रोडक्शन था। ये इतना जो है फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, इसमें हमने सीखा कि फिजिक्स के पिता कौन है, मॉडर्न फिजिक्स के पिता कौन है। इसमें मैंने एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का खोज किसने किया था, उसके बाद उन्होंने कब किया। फिर इसके बाद मैंने सीखा कि फिजिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। फिजिक्स का डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा कि कोई भी अगर पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है यानी कोई भी द्रव्य है और दूसरा एनर्जी है, उस दोनों के बीच के जो संबंध के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वही जो मेरा क्या है फिजिक्स है। ये मैंने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन कराया आप लोग के बीच। अब जो है हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। फिजिक्स का पहला चैप्टर ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स होता क्या है। तो ऑप्टिक्स में हम किस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे? तो ऑप्टिक्स में हम किसी भी लाइट
यानी कि लाइट यानी कि प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुण या प्रकाश से जुड़ी हुई जितनी सारी घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे वो मेरा क्या होगा, ऑप्टिक्स होगा। यानी कि प्रकाश से जुड़ी हुई सारी घटनाओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो ऑप्टिक्स कहलाता है। तो इसका डिफिनीशन अगर लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि भौतिकी की वैसी शाखा, भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुण तथा उससे जुड़ी हुई भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुण तथा उससे मतलब प्रकाश से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं प्रकाशिकी कहलाता है। अब जो है प्रकाशिकी में हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लाइट, इसमें मेन जो मेरा रहेगा लाइट यानी कि प्रकाश के सभी गुण के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। प्रकाश से संबंधित जितनी सारी बातें होगी सारा बात इसमें डिस्कस किया जाएगा। इसमें दर्पण, लेंस और बहुत सारे चीज़ के बारे में, दर्पण कई प्रकार के होते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, सारे चीज़ को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो है प्रकाश के गुण के बारे में यदि बोला जाए, देखिएगा प्रकाश के पहला गुण के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये मेरा टॉर्च है और टॉर्च से अगर टॉर्च जलाएंगे तो यह प्रकाश जो है एकदम सीधी रेखा में गमन करेगी। यहाँ से सपोज डेट हम टॉर्च जला रहे हैं तो प्रकाश जो है एकदम सीधी रेखा में गमन करेगी, ना कि यहाँ से निकलेगी इस टाइप से, ऐसे कभी नहीं प्रकाश गमन करती है। जो भी प्रकाश होता है, प्रकाश हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी का मतलब इस तरह से भी गमन कर सकती है, इस तरह से भी गमन कर सकती है, ऐसे भी गमन कर सकती है, लेकिन वह एकदम क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में यानी कि सीधी लाइन में वह क्या प्रकाश गमन करती है। यह प्रकाश का प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट हुआ। प्रकाश का प्रॉपर्टीज फर्स्ट में हम लोग समझेंगे कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। पॉइंट नंबर सेकेंड। इसके दूसरे गुण के बारे में अगर हम समझेंगे तो दूसरा गुण में यह कहा जा सकता है कि प्रकाश जो होता है एक ऊर्जा का रूप होता है। जैसे यहाँ पे आइए समझते हैं हम लोग। सपोज दैट आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब लगा होगा, ये तो सबके घर में अभी है, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो हमको उससे क्या मिलता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब में लगा हुआ है उससे हमको रोशनी मिलती है, यानी कि प्रकाश मिलती है। तो उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है
एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है यानी कि वैद्युत ऊर्जा होता है, वह कन्वर्ट हो जाता है किस में, वह कन्वर्ट हो जाता है लाइट एनर्जी में यानी कि प्रकाश ऊर्जा में। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है ना, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वह कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है लाइट एनर्जी में। एक चीज़ और आप लोग समझे होइएगा, जैसे यहाँ पे हम समझाते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में, आप लोग समझे होइएगा। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होइएगा, ऐसे हम भी पढ़ाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, इसमें जो प्रकाश ऊर्जा होता है ना, जो प्रकाश ऊर्जा होता है वह कन्वर्ट होता है यानी कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा में, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश जो है ऊर्जा का भी एक रूप है, प्रकाश जो है ऊर्जा का क्या है, एक रूप है। तो इसके बारे में हम लोग दूसरा गुण इसका समझेंगे, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। अब प्रकाश के तीसरा गुण के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का तीसरा गुण क्या होता है। तो दोस्तों तीसरा गुण में हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसको किसने कहा था, तो यह इसको कहीं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये कहने वाला है मैक्सवेल साहब। यानी कि मैक्सवेल के अनुसार जो है पदार्थ क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता है जिसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि प्रकाश को गमन करने के लिए हमको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, कहीं पर भी प्रकाश गमन हो सकती है। चौथा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश निर्वात यानी कि वैक्यूम में भी गमन कर सकती है। इस तरह से प्रकाश का प्रॉपर्टीज था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये किसने बोला था, मैक्सवेल साहब के अनुसार प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। ये सब जो प्रकाश का प्रॉपर्टीज है। एक और प्रॉपर्टीज के बारे में यदि हम जानेंगे तो ये जान सकते हैं कि प्रकाश वह बाह्य कारक है, प्रकाश वह बाह्य कारक है, प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यह प्रकाश का प्रॉपर्टी नंबर 5 था। इसमें हमने क्या सीखा कि प्रकाशिकी क्या है, तो प्रकाशिकी
भौतिकी की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम उससे जुड़ी हुई सभी घटनाओं तथा उसके गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये सब लाइट का प्रॉपर्टीज है। इसमें हमने सीखा कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। यहाँ पे हमने करके दिखाया कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में। तो ये लाइट एनर्जी यानी कि प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान भी प्रकाश ऊर्जा कन्वर्ट होता है किस में? केमिकल एनर्जी में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में। अब जो है हम लाइट के अंतर्गत यानी कि प्रकाशिकी के अंतर्गत अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और पहला टॉपिक जो होगा वह होगा प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब उसको हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। देखिएगा, एक चीज आप लोग जानते होइएगा अपारदर्शी वस्तु के बारे में। कोई भी अपारदर्शी वस्तु है ना, अपारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तु होता है जिसकी सहायता से हम उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे अपारदर्शी वस्तु, मान लीजिए ये मार्कर है, अगर इतना बड़ा जो है कुछ यहाँ पे रख दे और उसके आर पार अगर हम नहीं देख सकते हैं, वह क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया। तो ही बोलेंगे कि अपारदर्शी। जैसे प्रकाश के परावर्तन में इस तरह से कोई एक अपारदर्शी वस्तु है यहाँ पे, कोई एक अपारदर्शी वस्तु है यहाँ पे, कोई एक अपारदर्शी वस्तु है। अब देखिए, पहले एक चीज समझ आए कि प्रकाश के परावर्तन होता क्या है। जैसे सपोज दैट एक बॉल है, एक बॉल को लीजिए और बॉल को लेकर के करना क्या है कि बॉल को जैसे किसी दीवार पे मारेंगे, हम किसी बॉल को दीवार पे मारेंगे तो बॉल वहाँ पे लगने के बाद क्या होगा? फिर मेरे तरफ वह बॉल परावर्तित होगा यानी कि रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह से बॉल को मारेंगे तो रिफ्लेक्ट होगा, या कोई भी चीज़ को दीवार पे मार रहा है फिर वो मेरे तरफ आ रहा है, वही क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। यानी कि जब वह परावर्तन हो रहा था किसका? बॉल का परावर्तन था। वह बॉल जो है उस पर मार रहे थे, आ रहा था, मार रहे थे, आ रहा था। इसमें क्या है? उसी को अगर लाइट में कन्वर्ट कर दे तो वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि कोई प्रकाश उस पर पड़ रहा है किसी अपारदर्शी सतह पे जिसका एक साइड क्लई किया हुआ रहता है। कोई किसी अपारदर्शी सतह पे अगर कोई लाइट पड़ रही है और फिर वापस आ रही है तो वही हो गया क्या? परावर्तन। यदि कोई अपारदर्शी सतह है, इसको हम लोग परावर्तक सतह भी बोलते हैं, इसको हम लोग परावर्तक सतह भी बोलते हैं। अब देखिए, अगर से इस परावर्तक सतह में एक चीज, इसको समझने से पहले एक चीज और समझ जाइए। एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे यानी कि किरणमाला, एक चीज होता है किरणमाला या किरण पुंज, और इसको बोला जाता है किरणमाला, किरण पुंज, प्रकाश पुंज भी बोला जाता है।
समझिए गौर से कि आखिर में यह प्रकाश पुंज होता क्या है। जैसे बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक किसी स्रोत से निकल रही है, वहीं क्या हो गया, किरण माला हो गया, किरण पुंज हो गया। जैसे फूल होता है, फूल, बहुत सारे फूल का हम एक साथ क्या करते हैं, माला बनाते हैं, तो फूल का माला होता है। उसी प्रकार से बहुत सारा किरण किसी स्रोत से निकलेगा, वहीं क्या हो जाएगा, किरण माला, किरण पुंज, प्रकाश पुंज, उस सब चीज़ उसी को बोला जाता है। इसको इंग्लिश में अगर बोलना होगा तो बोल सकते हैं बीम ऑफ लाइट। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, पहला पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समांतर किरण पुंज, दूसरा हम लोग कर सकते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। तीसरा हम लोग कह सकते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, इसमें कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अब जो है एक एक करके हम लोग समझेंगे कि समांतर पर किरण पुंज क्या होते हैं, अभिसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। अब जो है समांतर प्रकाश पुंज क्या होते हैं, हम लोग मैथ में पढ़े होइएगा कि 2 लाइन पैरेलल कब होंगे, कोई भी 2 लाइन पैरेलल कब होता है, 2 लाइन पैरेलल कब होता है, जब एक लाइन दूसरे लाइन, एक लाइन ये है दूसरा लाइन कोई खींच देते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल कब होगा, जब इस दोनों के बीच की दूरी हर जगह क्या हो, समान हो। यानी कि यह दोनों लाइन कितना भी इसको आगे बढ़ा दिया जाए ना, अनंत तक भी जाए, कहाँ तक, जहाँ तक इच्छा हो तहाँ तक बढ़ा दे, यह दोनों लाइन कभी एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कि कट नहीं करेगी या टच नहीं करेगी, तो वह क्या होगा, दोनों लाइन हमेशा ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो समांतर किरण पुंज यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट में क्या होता है कि इसमें बहुत सारी किरणें जो होते हैं, किरणों के समूह जो होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल गमन करती है। तो यह हो गया क्या, समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि बहुत सारे किरणें देखिएगा, अभिसारी किरण पुंज क्या होते हैं, अभिसारी किरण पुंज क्या होते हैं, अभिसारी किरण पुंज कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, PARA, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अब अभिसारी किरण पुंज क्या होते हैं, तो अभिसारी किरण पुंज में क्या है, देखिए जैसे एक ये बिंदु है और एक बिंदु है, इस बिंदु पर यदि बहुत सारे किरण इधर से आ रही है, कोई किरण इधर से, कोई किरण इधर से, कोई किरण इधर से, बहुत सारी किरण अगर एक बिंदु पर आ करके मिल रही है ना, तो उसी को हम बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। जैसे बहुत सारे प्रकाश की किरणें इस टाइप से होगा, जैसे यहाँ पे कोई बिंदु होगा, इस बिंदु पर बहुत सारे किरणें इस बिंदु पर आ करके यदि मिलेगी तो यह हो जाएगा क्या, अभिसारी किरण पुंज। अब अपसारी किरण पुंज के बारे में समझेंगे, तो अपसारी किरण पुंज में क्या होगा,
तो अपसारी किरण पुंज में होगा क्या कि एक बिंदु से, जैसे बल्ब का रोशनी है या और चीज हो सकता है, एक बिंदु से, जैसे बल्ब इस जगह लगा हुआ है, बल्ब का रोशनी क्या होता है, एक बिंदु से निकलता है और पूरे घर में क्या होता है, फैल जाता है। तो उसी तरह से इसमें भी अब अपसारी प्रकाश पुंज में एकदम बल्ब की तरह, बल्ब इसका उदाहरण हो सकता है, बल्ब का जो प्रकाश होगा वो क्या होगा, अपसारी प्रकाश पुंज होगा। तो देखिए बल्ब का रोशनी क्या होता है कि एक जगह एक बिंदु से निकलेगा और भिन्न भिन्न दिशाओं में पूरे घर में, पूरे ग्राउंड में बल्ब की रोशनी क्या होती है, फैल जाती है। तो यही हुआ क्या, अपसारी किरण पुंज। इसी को बोलेंगे हम क्या, अपसारी किरण पुंज। अब देखिएगा गौर से कि यह 3 प्रकार के किरण पुंज के बारे में हमने समझा। अपसारी, पहला समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, तीनों किरण पुंज के बारे में समझा। अब आइए हम लोग आते हैं क्या, अपारदर्शी यानी कि परावर्तक सतह, यहाँ पे इसके बारे में जाने। इसके एक तरफ से क्या है, कलई किया गया हुआ हो, इसके आर पार हम क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। अगर कोई भी प्रकाश की किरण इस पर आएगी तो वह इस पे पड़ने के बाद सीधा यह परावर्तित हो जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जिस प्रकार से हम अभी बताएं कि गेंद को मारेंगे उस पर रिफ्लेक्ट होगी, उसी प्रकार से प्रकाश को कहीं भी कोई अपारदर्शी सतह पे मारे, जलाए और वह फिर क्या हो गया, मेरे तरफ रिफ्लेक्ट हो गया, तो वही हो गया कि प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है एक तरह से लौटना। परावर्तन का मतलब एक तरह से क्या हो गया, लौटना। अब देखिएगा गौर से, अगर कोई भी प्रकाश की किरण इस पे आ रही है, ऐसे कोई भी प्रकाश की किरण इस पे आ रही है, तो इस पे जो आने वाली किरण है, आ रही है, आने वाली किरण को हम बोलते हैं क्या, आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण को हम लोग इंग्लिश में अगर इसका नाम जानेंगे तो बोल सकते हैं क्या, इंसिडेंट रे। अब देखिएगा गौर से, इसको आप लोग नोट कर लिए होइएगा। ये आपतित किरण जो इस पे पड़ी वो आपतित किरण होगा। फिर इस पे पड़ने के बाद कोई अपारदर्शी सतह पर यानी कि परावर्तक सतह पर यह पड़ा, और पड़ने के बाद क्या हो जाएगा, यह फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा यानी कि परावर्तित हो जाएगा। तो इस किरण को हम लोग बोलते हैं क्या, परावर्तित किरण। इस किरण को क्या बोलते हैं, कौन सा किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोला जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिएगा गौर से, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक जो होता है क्या होता है, नॉर्मल होता है, यानी कि अभिलंब होता है। इसको अभिलंब यानी कि इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। यह नॉर्मल कोई किरण नहीं होता है, यह नॉर्मल क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण को 2 भागों में बांटता है। अब देखिएगा गौर से, अगर कोई अपारदर्शी सतह है यानी कि परावर्तक सतह है और इस पे कोई किरण पड़ा और यहाँ पे नॉर्मल है, यह जो होगा ना, इसका जो परावर्तन होगा इस पे पड़ने के बाद, नॉर्मल के इधर कभी नहीं हो सकता, इस तरह से कभी नहीं हो सकता। यह जो होगा क्या, इस पे पड़ने के बाद इसका जो परावर्तन होगा वह इधर ही होगा, नॉर्मल के इस साइड ही होगा। और इसका कुछ नियम भी होते हैं। यह जो है आप अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो है
आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इसको आई से सूचित करते हैं, इस कोण को बोलते हैं क्या? आपतन कोण। और इस कोण को यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इस कोण को हम लोग बोलते हैं, इस कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंग्लिश में बोला जाता है। इस परावर्तन कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं और इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। हमने यह क्या सीखा? अभी तक यह सीखा कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर कोई परावर्तक सतह पर पड़ेगी तो वह पड़ने के बाद वह उसी माध्यम में यह जो है इसका परावर्तन भी होगा, उसी माध्यम में यह परावर्तित हो जाता है। यह जो है किसी एक ही, मान लीजिए यहाँ पे वायु में हो रहा है तो वायु एक ही माध्यम के लिए यह पॉसिबल है। अगर वायु में हो रहा है तो वायु ही में ही इसका परावर्तन भी होगा, अगर जल में हो रहा है तो जल में ही इसका परावर्तन होगा, यदि कांच में हो रहा है तो कांच में ही इसका परावर्तन होगा। यानी कि एक ही माध्यम में यह हो सकता है उसका परावर्तन। जिस माध्यम में उसका आपतित किरण आएगी उसी माध्यम में उसकी परावर्तित किरण भी चली जाएगी, लौट जाती है। अब जो है अभी तक हमने क्या सीखा कि जो किरण परावर्तक सतह पर यानी कि अपारदर्शी सतह पर पड़ रही है उस किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं, और पड़ने के बाद जो किरण लौटती है उस किरण को, लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद अभिलंब जाने, अभिलंब के बारे में हम क्या जाने कि अभिलंब कोई किरण नहीं होता है, यह जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण को बांटती है। उसके बाद परावर्तन कोण और आपतन कोण के बारे में जाने कि आपतन कोण क्या होते हैं। तो आपतन कोण जो होता है ना, वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं? परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। एक चीज और समझे कि जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के एक ही दिशा में नहीं हो सकता, एक ही तरफ नहीं हो सकता है। अगर अभिलंब के एक तरफ जो है आपतित किरण है तो दूसरे तरफ क्या होगा? परावर्तित किरण होगा। अगर इस तरफ आपतित किरण है तो परावर्तित किरण अभिलंब के दूसरे साइड में होगा, न कि अभिलंब के एक ही साइड में होगा। अब जो है ये जो होता है ना, ये जो परावर्तक सतह और अभिलंब, ये जो अभिलंब जो होता है यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो एंगल होता है ना अभिलंब और इसके बीच, ये 90 डिग्री होता है। ये और इसके बीच जो एंगल होता है यह 90 डिग्री का एंगल होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको आपतन कोण को आई, परावर्तन कोण को आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज जाने। अब हम कुछ परावर्तन के कुछ नियम के बारे में जानेंगे, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं? देखिए अगर से परावर्तन का पहला नियम कहता है कि
आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही प्लेन यानी कि एक ही समतल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। यह क्या होता है एक ही तल, क्या होता है एक ही प्लेन, इसको आइए हम लोग समझते हैं। देखिएगा गौर से, जैसे जैसे यह जो है आपतित किरण है और यह अभिलंब है, यह परावर्तित किरण, तीनों जो होगा ना यह बोर्ड से क्या होगा, एकदम चिपका हुआ रहेगा। यह तीनों जो होगा बोर्ड से चिपका हुआ, ऐसा नहीं कि यह जो है एक किरण ऐसे आ रहा है, फिर एक ऐसे जा रहा है, फिर एक ऐसे चला जाएगा, इस तरह से कोई किरण नहीं जाएगा। तीनों जो होगा एक ही तल में होगा, यानी कि तीनों को जैसे इस तरह से देखिए, इस तरह से जो है अगर तीनों आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों अगर देख रहे हैं ना, तीनों देख रहे हैं तो तीनों एकदम जो होना चाहिए ना वो बोर्ड से एकदम चिपका हुआ होना चाहिए। जैसे तीनों एकदम बोर्ड से क्या है, चिपका हुआ है। देखिए प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहता है ना कि यह जो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम में लिखेंगे हम लोग, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है ना, कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, जितना डिग्री के एंगल बनाते हुए यहाँ पे अभिलंब से जितना डिग्री के एंगल पे ए आ रही है, उतना ही डिग्री के एंगल पे यहाँ से क्या होगा, इसका परावर्तन भी होगा, यानी कि परावर्तित उतना ही डिग्री के एंगल पे होगा। इसका कहने का मतलब है आई का मान यानी कि आपतन कोण का जितना मान होगा उतना ही मान होगा परावर्तन कोण का, यानी कि आपतन कोण, एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं, आप लोग जानते होइएगा, एंगल आई का मान इसमें बराबर होगा किसके, एंगल आर के। यह परावर्तन का दूसरा नियम है, यानी कि आपतन कोण हमेशा बराबर होते हैं परावर्तन कोण के। यह प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम था। एक यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, आपतन बिंदु के बारे में आप बोल सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब परावर्तित किरण जिस बिंदु पे मिलती है उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। इसके बारे में ये चीज आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह से प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझे, प्रकाश के परावर्तन के बाद उसके दोनों नियमों को समझे। अब जो है इसके बाद जो है इससे आगे फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।